सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये एक मैनेजमेंट पढ़े हुए राइटर अमीश त्रिपाठी। हाँ। आपने सुना होगा अमीश की किताबें बड़ी हैं। शिव के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी, राम की पूरी सीरीज लिखी, सीता रावण। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जितना भी शास्त्र था, ये रामायण और ये सब, इनको एकदम नए तरीके से वो दिया पब्लिक को। तो ये बहुत ही फेमस हुए, हमने देखा इनकी किताबें। हाँ, तो इनके ये बहुत ही फेमस इस समय राइटर हैं। और ये बढ़िया अच्छे MBA पढ़े हुए, बहुत मतलब अच्छे जो है फाइनेंस के जानकार आदमी हैं। अच्छा, अमीश त्रिपाठी ये लेखक हैं। हाँ, है ना। चलो, तो अमीश त्रिपाठी की जन्म कुंडली मीन लग्न है और वृश्चिक राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश इनका गुरु स्थिर में है और अष्टमेश शुक्र द्विस्वभाव, ये हो गई दीर्घायु। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी दीर्घायु हो गई। और शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी दीर्घायु हो गई। तो तीनों तरह से दीर्घायु का कालखंड है। तो 48 साल के हैं। तो अमीश त्रिपाठी की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश इनका गुरु 12वें घर में चला गया और गुरु यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। कर्क इसकी उच्च राशि है, 12 5 राशि पीछे बैठा है कुंभ में, तो ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का पंचमेश का चंद्रमा इनका भाग्य भाव नीच का आ गया वृश्चिक राशि में, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश का मंगल, नवमेश का मंगल आया 7वें घर में। मंगल यहाँ पे उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे बैठा है कन्या में, ये एक राजयोग देगा मंगल। भाग्येश 7वें घर में आ गया। चतुर्थेश का इनका बुध 8वें घर में चला गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश ही बुध है, वो भी 8वें घर में आ गया, कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का गुरु इनका 12वें घर में गया है, तो उच्चाभिलाषी, लेकिन ये कोई राजयोग वहाँ भी नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के कहीं कोई और राजयोग नहीं, एक ही राजयोग है, भाग्येश मंगल 7वें घर में आया, है ना। ये तो स्थिति हो गई। धन भाव का इनका जो मंगल है मेष, ये 7वें घर में है और ये शुक्र के साथ, शुक्र यहाँ नीच का बैठा है। मीन लग्न में शुक्र अकारक ग्रह है, तृतीयेश और अष्टमेश होने के कारण। तो इनका जो भी धन आएगा, है ना, कर्म क्षेत्र तो इनका शनि से संबंधित है ना। शनि यही लेखक को बनाता है। और 12वें घर में है शनि। अब 12वें घर में शनि जब है तो 12वें घर में गुरु है। हाँ, ये गुरु है ना। हाँ, तो ये दशमेश गुरु है, 12वें घर में है गुरु, है ना। तो ये गुरु यहाँ पे यही पैरानॉर्मल चीजें बताता है, तो ये उसी के लेखक भी है ना, पैरानॉर्मल चीजों के, रामायण और ये सब सारी चीजों के। तो वो तो ठीक है इनका। तो धन भाव की स्थिति मंगल देखो तो उच्चाभिलाषी है, तो धन की स्थिति अच्छी है, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। पत्नी भाव का मालिक इनका बुध 8वें घर में गया, है ना, और पत्नी के घर में शुक्र नीच का पड़ा हुआ है। और बाकी तो किसी ग्रह की इस पे कोई दृष्टि है नहीं। तो ये शुक्र मंगल का जब भी कॉम्बिनेशन 7वें घर में बनेगा, पुरुष में बनेगा, है नहीं, तो उसके कई स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, और विवाह बाधा योग बनाएगा। अच्छा। शुक्र मंगल, है ना, जल्दी विवाह नहीं होता, बड़ी देरी से विवाह होता है। अच्छा। हाँ, वैवाहिक संबंधों में स्थिरता नहीं हो सकती जल्दी, है ना, उसमें भी बड़ी विचार जल्दी, हाँ, बड़ी समस्याएं रहती हैं।
क्योंकि शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन 7वें घर में अगर लड़के की है 7वें घर में तो स्त्री से संबंधित समस्याएं रहेंगी, और अगर लड़की के 7वें घर में शुक्र मंगल है तो उसके पति से या पुरुष से संबंधित समस्याएं रहेंगी। तो ये एक थोड़ा विवाह बाधा योग बनाएगा। संतान भाव का मालिक इनका चंद्रमा नीच का बड़ा है राहु के घर में। अब चंद्रमा राहु के साथ कंबाइंड हो गया तो ये क्या करेगा, संतान देरी से देगा और कम संतानें देगा, हाँ ज़्यादा संतानें भी नहीं देगा। तो ये स्थिति यहाँ पे बनेगी। और करियर देखो उनका, तो गुरु स्थिर राशि में बैठा 12वें घर में, करियर चलता रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा लेकिन चलता रहेगा करियर। लग्न पे देखो तो लग्न पे शुक्र की जा रही उच्च दृष्टि, यह कारक ग्रह है नहीं, तृतीयेश और अष्टमेश होने के कारण यह कारक ग्रह है, इसकी इस दृष्टि 7वें लग्न पे उच्च की जाना ये ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लग्नेश बहुत बलवान भी नहीं है ना। और मंगल की भी एक दृष्टि जा रही यहाँ पे, तो मंगल अपनी उच्च राशि से आगे बढ़ गया है, तो मंगल की नीचाभिलाषी दृष्टि हो गई है ना। मंगल की कर्क नीच राशि है, हाँ 12, 1 और 4, 5 राशि पीछे। तो और शनि की भी यहाँ दृष्टि आ रही लग्न पे, 10वीं दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि आई 6ठे घर पे। उच्चाभिलाषी तुला इसकी उच्च राशि है, और 7वीं दृष्टि गई 10वें घर पे, धनु राशि पे, और यहाँ पे नीचाभिलाषी दृष्टि जाएगी, मेष इसकी नीच राशि है और 3 राशि पीछे है, और 10वीं दृष्टि आ गई लग्न पे, और ये दृष्टि यहाँ पे उच्चाभिलाषी बनेगी क्योंकि इसकी नीच राशि मेष है शनि की, और ये तुला की तरफ जा रहा है। तो 12, 7, 8 राशि पीछे ये दृष्टि जाएगी शनि की। तो लग्न पे शनि शुक्र मंगल 3 ग्रहों की दृष्टि जा रही है। तो ये स्थिति, और एक राहु की आई है। हाँ, एक राहु की भी, तो राहु मंगल और शनि शुक्र इतने ग्रहों की दृष्टि आई। मीन लग्न है, गुरु की लग्न है नी। पेट से संबंधित व्याधियां होने की स्थिति बनेगी। सूर्य 8वें घर में बैठा है इनका, है ना, और सूर्य यहाँ नीच का पड़ा हुआ है। तो रोग, ऋण, शत्रु, इनसे संबंधित परेशानियां होंगी। अब रोगों में अगर देखो तो सूर्य यहाँ शुक्र के घर में नीच का है, और शुक्र यहाँ नीच का बैठा है मंगल के साथ, है ना। ये लग्न को देख भी रहा है सब, शनि और शुक्र मंगल क्या करेगा, एक शुगर से संबंधित रोग होने की संभावना अच्छा इनको बनेगी, शुगर से संबंधित। और राहु मंगल शनि शुक्र का जो कॉम्बिनेशन लग्न पे बना है, ये दुर्घटना योग बनाता है। अच्छा। हाँ, जीवन में कभी न कभार दुर्घटना का योग बनाएगा, और कुछ ऐसे रोग देगा नर्वस सिस्टम से संबंधित, है ना, डिप्रेशन से संबंधित, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बना रहा भाग्य भाव में। नहीं, इनके भाग्य पे एक तरह से ग्रहण लगा हुआ है। ये तो कहो भाग्य से यहाँ राजयोग बना रहा है, नहीं तो ये लेखकों का कुछ नहीं बन पाते। अच्छा। हाँ, ये केवल जो भी बन पाए हैं इस मंगल राजयोग के कारण, क्योंकि इनका भाग्य भाव बहुत कमजोर हो गया, चंद्रमा नीच का आ गया, और राहु भी यहाँ जो बैठा तो वो राहु चंद्रमा को ग्रहण योग लगा दिया। तो इस कारण से ये समस्या है। ये जो है, ये हमको लगता है शायद IIM से पास आउट थे। उसके बाद किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। फिर उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ के वो बड़ा स्ट्रगल किया है इसमें। हाँ, वही लेखन वाली लाइन में इनकी किताबें छप नहीं रही थी शुरू में। अच्छा, हम कर धन भाव का मालिक है ना, उच्चाभिलाषी, धन की स्थिति ठीक है। पत्नी की स्थिति हमने बताई दी है ना, कि उसमें समस्याएं रहेंगी। और विवाह बाधा योग है, विवाह देरी से योग है। संतान भाव का मालिक यहाँ भाग्य भाव में नीच का पड़ा हुआ चंद्रमा, और राहु के साथ बैठा है। संतान पक्ष में भी थोड़ी समस्याएं आएंगी, देरी से संतान होना, कम संतानें होना। करियर इनका गुरु स्थिर राशि में है, कुंभ में बैठा है, तो ये करियर तो इनका चलता रहेगा अपने जो भी है, थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वो भी शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से, जब कभी शरीर में कोई रोग हो जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, तब लेखन का कार्य इनका रुकेगा। अच्छा, एक चीज देखिए,
हमने ये बहुत ही एक बारीक चीज जो है वो कुंडलियों में पकड़नी शुरू की। पंचमेश नीच में बैठा हुआ राहु के साथ। अब हम आपको इनका काम बताते हैं क्या है। ये कोई लेखक नहीं है, इनको लोग समझते हैं लेखक हैं। लेखक वो होता है जो या तो अपनी स्मृति से या अपनी इमेजिनेशन से कुछ नया उतारे इस धरती के ऊपर, उसको कहते हैं लेखन। ये क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और उसको जो है परोस देते हैं उस तरीके से मॉडर्न फार्मूले पे। तो अभी राम को राम ही कहेंगे ना आज। तो अगर तुलसीदास ने राम लिख दिया है तो अब दोबारा राम लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। या तो आप राम के बच्चों के बारे में कुछ लिखिए, कुछ नई चीज नहीं लिखते हैं ये। राम और सीता की ही कहानी लिखते हैं, रावण की ही कहानी लिखते हैं, बस ये अपने रावण को उसका प्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं। तो अब उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं कि शिव जी एक मनुष्य थे, हाँ, जो इस पे उत्तराखंड में कहीं रहते थे, है नहीं, पहाड़ पे। हमने थोड़ी सी किताब पढ़ी, है नहीं। और फिर वो एक कबीले के मुखिया थे, इस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं। ये फिल्म ये जो तरीका है, ये राइटिंग का तरीका नहीं है। ये एक बहुत पुराने एक फिल्मकार थे, उनके सोचने का तरीका था कि हर चीज को नॉर्मल को हो, तो वो पब्लिक के थोड़ा सा उसके आसपास रहता है, तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा, हम चिंतन इस बात पे कर रहे थे कि पंचमेश नीच में है, तो बुद्धि का और विवेक में कोई प्रतिभा तो चमकेगी नहीं। उसमें जो चीजें हैं, ये ज्ञान का, ये हायर एजुकेशन का भी है, तो विद्या का भी है, विद्या का भी है। IIM इन्होंने भले कर लिया, लेकिन ये अपनी विद्या का उपयोग किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में करते हैं राहु चंद्रमा की वजह से। जानते हैं इन्होंने सबसे बढ़िया क्या काम किया है? इस राहु और चंद्रमा के ग्रहण योग की वजह से इन्होंने जो फाइनेंस पढ़ा है, उससे इन्होंने पूरी रामायण और इन सारे शास्त्रों को कैसे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसमें बढ़िया इस्तेमाल किया है। तो वही चीज वो हमको लगता है राहु की वजह से हुआ होगा। राहु की वजह से अगर यहाँ राहु चंद्रमा को दूषित न करता, तो ये कुछ ऐसा काव्य लिखते कि वो एकदम नया होता ना, नया होता। वो राहु की वजह से, क्योंकि आप देखिए चंद्रमा पंचमेश है, बुद्धि का मालिक है, और वो नीच में बैठा है, ऊपर राहु की दृष्टि पड़ गई, राहु साथ में बैठा है। तो ये प्रेमचंद की तरह तो लिख नहीं सकते, सवाल नहीं उठता। वो वहां तक पहुंचेंगे। ये किसी चीज को उठाते हैं, कोई शास्त्र है नहीं, और उसको अपने तरीके से पेश करते हैं, है नहीं, ये नया नहीं लिखते हैं, उसमें अपनी चीज ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो सवाल था इस पे कि ये जो जैसे राइटिंग हुई, पेंटिंग हुई, सिंगिंग हुई, एक्टिंग हुई, इनको बोलते हैं कला। कला के अंदर प्रतिभा जो निखरती है, वो निखरती है इमेजिनेशन से या स्मृति से, है ना। तो अभी अगर चंद्रमा इतना वीक पड़ा होगा तो आदमी इमेजिनेटिव हो ही नहीं पाएगा। इमेजिनेशन उस स्तर का हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से क्या आदमी ज्यादातर नकल करके पैसा कमाता है। बहुत सारे लोग करते हैं। अब ये से जो कुछ ये लिखते हैं वो तो तुलसीदास की नकल है ना। नहीं, वो तो बस उसको राहु है ना, राहु हमेशा टर्न करता चीजों को बदलता है। राहु स्थिर नहीं रहने देता किसी चीज को, ठीक बात। उसमें परिवर्तन करता है। तो जैसे इन्होंने कोई चीज उठाई, कोई पुरानी बुक है नहीं, उसको पढ़े पूरा, और फिर राहु के इस चंद्रमा के इस प्रभाव के कारण उसको इन्होंने बदल दिया, पूरी किताबें बदल दी। ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, आजकल कलयुग चल रहा नहीं, और एक तरह से घोर कलयुग है। तो इस कलयुग में बहुत सारे लोगों की विचारधारा ऐसी है नहीं, कि जो किसी चीज को अगर कोई परिवर्तित करके और पेश करता है, सामने लाता है, तो वो समझते हैं पब्लिक वाले, क्योंकि उन्होंने वो शास्त्र पढ़े नहीं है ना, केवल कथा भागवत में सुने होंगे, प्रवचनों में, ज्यादातर तो टीवी पे देखा। तो वो जब उस पुस्तक को पूरी पढ़े नहीं, तो उसका सार नहीं उनको मालूम, तो वो ये समझते हैं कि ये एक नई चीज हमारे सामने आई, बस ये चीज है ना। तो इसलिए उसको लोग पसंद करने लगते हैं। जैसे एक हम चीज विचार कर रहे थे कि दुर्योधन 100 भाई थे महाभारत में, लेकिन किसी
हम लोगों में हिंदुस्तान में हमको नहीं लगता किसी को 100 भाइयों के नाम मालूम होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब अगर किसी को कोई एकदम से किसी राइटिंग में दुर्योधन के 70 नंबर में भाई का नाम बोल दे, हाँ। तो पब्लिक को लगेगा ये एकदम कोई नई चीज हो गई, नई चीज हो गई, है ना। हाँ। जबकि वो शास्त्रों में सब खजाने पड़े हुए हैं। हाँ, शास्त्रों में है। हमारा कहने का ये मतलब है तो यही चीज होती कि हम कुंडली यहाँ जानते क्यों दिखाते हैं, ताकि हमको कुंडली दिखाने वाले का जो जीवन में चल रहा है और जो कुंडली में लिखा हुआ है वो साफ दिखे। हाँ, ये नहीं कि कुंडली में कुछ और ही चल रहा हो, जीवन में कुछ और राहु ही चल। चंद्रमा की वजह से कभी कभी डिप्रेस भी होते हैं। डिप्रेशन तो बहुत हुआ जब किताबें नहीं छप रही थी ना शुरू, तो बहुत डिप्रेशन हुआ। हाँ, तो इस तरह से। अच्छा, हम कोई मतलब इनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं इसमें नहीं कि जो है भाई हम भी राइटर है तो हम कोई बेइज्जती थोड़ा ना कर रहे हैं, हमको ये उद्देश्य, लेकिन जो हमारा कहने का मतलब है अगर पंचमेश नीच में बैठेगा और राहु के साथ, तो वो ऐसी चीजों पे काम कराएगा कि जिन चीजों का कोई खास मतलब नहीं है ना। अब जैसे मान लो रामचरितमानस है, हाँ। उसको चाहे जितने नए तरीके से कोई पेश कर दे, राम राम ही रहेंगे, सीता सीता ही रहेंगी भाई, वो कहानी, वो कथानक है नहीं, हाँ। वो त्रेता युग का सारा वर्णन जो पुराणों में है वो तो नहीं बदलेगा, वो कहाँ बदलेगा, एसेंस वही रहेगा, एसेंस वही रहेगा। आप किसी चीज को किसी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। है ना। तो इसका मतलब यह है कि कला के लिए चंद्रमा का बहुत ही बहुत ही बलवान होना जरूरी है ना, तभी आदमी के अंदर प्रतिभा जागृत हो। चंद्रमा और बुध का, है ना, दो वरना हमको लगता है आदमी सिर्फ पैसा ही कमा के रह जाएगा। हाँ, तो वो तो होता है, कलाकार नहीं बन पाएगा, है ना। और हम बोले तो ज्यादातर लोगों का ध्येय पैसा ही कमाना रहता है, तो और क्या, कला वाला में कुछ खास हो नहीं पाता उनसे, नहीं। कला में क्या है अब प्रेमचंद जैसी राइटिंग हमने देखी नहीं दोबारा से। वो एक याद है आपको 2 बैलों की कथा, वो बैल आपस में बातचीत कर रहे थे, और वो इंसानी मन की बातचीत कर रहे थे, मतलब वैसे राइटर पैदा नहीं हुए जल्दी। तो ये तो ठीक है, चलिए फिर तो कुंडली का है, लेकिन ये बढ़िया चीज है ना, ये हमने सही पकड़ ली क्या यहाँ पे। पंचमेश अगर नीच में जाएगा तो बुद्धि ह्रास तो करेगा ही ना, बिल्कुल करेगा। अच्छा, वो बताइए, हम लोग जो बातचीत कर रहे थे 16 संस्कारों की, अब आया निष्क्रमण संस्कार। अच्छा, निष्क्रमण संस्कार भी सनातन धर्म का 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। ये किया जाता है बालक के जन्म के 4थे माह में, निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार में 4 माह तक बालक को बाहर नहीं लाया जाता। प्राचीन काल से परंपरा रही है कि 4 माह तक बालक घर के बाहर नहीं जाएगा, है नहीं। तो 4थे माह में, ये प्राचीन काल में, अब तो अलग बात है नहीं, अब तो बच्चा पैदा होता सब घुमाने लगते हैं। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि बालक के जन्म के 4थे माह में उसका ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में भी वही सारी पूजा पाठ और सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, इस बच्चे को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। अच्छा, हाँ, जन्म के 4थे माह अच्छे मुहूर्त में सूर्य का दर्शन कराते हैं, और फिर उसी रात में चंद्रमा का दर्शन कराते हैं। अच्छा, है ना। तो वो मुहूर्त ऐसा ढूंढते हैं जिसमें चंद्रमा पूरा हो, हाँ, शुक्ल पक्ष में, है ना। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा सूर्य का पहले दिन में कराएंगे दर्शन, और फिर रात्रि को चंद्रमा का दर्शन कराएंगे, है नहीं। तो इससे क्या होता है कि बालक, ये मान्यता है, सूर्य आत्मा का कारक है, शरीर का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है ना। तो ये मान्यता है प्राचीन काल से कि इससे उस बालक का शारीरिक विकास अच्छी तरह से होगा, मानसिक विकास अच्छी तरह से होगा, ये चीज है। तो ये तो एकदम पूरा प्राकृतिक चीज, हाँ, प्राकृतिक है कि ये जो भाई आज भी देखो साइंस कहता है कि विटामिन डी लेना हो तो धूप में बैठो, हाँ। 1 घंटे रोज, है नहीं। और मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया है कि काला आदमी हो तो उसको ज्यादा देर, मतलब उसको 1 घंटे धूप में बैठना चाहिए। गोरा आदमी हो तो उसको आधे घंटे धूप का सेवन करना चाहिए, मिलेनियम के परसेंटेज के, हाँ, परसेंटेज के हिसाब से। तो वो इससे विटामिन डी मिलेगा। तो जब सूर्य का ये प्रभाव पड़ता है कि हम सूर्य में बैठे अगर धूप में, तो हमको विटामिन डी मिलता है। तो बच्चे को
शायद ये हमारे जो ऋषि मुनि थे ये वैज्ञानिक थे, है नहीं, तो वे जानते होंगे कि बच्चे को प्रथम बार जब हम जन्म के चौथे माह में सूर्य का दर्शन कराएंगे तो सूर्य का प्रभाव इस पे पड़ेगा। चंद्रमा का दर्शन कराएंगे तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य आत्मा और शरीर का कारक है, तो इसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, है नहीं। चंद्रमा मन का कारक है, तो इसके मन का विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास। तो इस कारण ये संस्कार किया जाता था। अच्छा, तो बहुत ही दमदार मतलब 16 संस्कार। हाँ बहुत है ना। हाँ बहुत दमदार है। तो ये इस तरह तो से मतलब हमको लगता है नई पीढ़ी को तो ये सब चीजें जो है सीखनी समझनी चाहिए और इस्तेमाल में लानी चाहिए। हाँ हाँ, इनसे भागना नहीं चाहिए। हाँ, फिर इसके बाद ही चौथे माह की ये निष्क्रमण संस्कार करने के बाद ही बालक को बाहर, घर के बाहर लेके जाया। हाँ, लेके अच्छा आज भी हमको लगता है हमने सुना है घरों में वो कहते हैं कि जैसे अभी दूसरे घर में ना लेके जाओ, किसी से मिलने ना, तो वो वही 16 संस्कार है। जीन्स में पड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत यादें हैं उनकी। अच्छा, हाँ, वो इस कारण से ये बात तो ठीक है बेटा। नहीं कुंडली तो बाकी इनकी जो है राजयोग वगैरह है ही हमीश की में ना, तो राजयोग है, इसी वजह से वो फेमस भी है और पैसे वैसे भी कमा रहे हैं। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको